देखिए, बक्सर की लड़ाई हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 24 अक्टूबर सन 1764, 24 अक्टूबर 1764 1764 युद्ध हुआ था, ठीक है। ये नहीं याद रखो, चले ये याद रखना चाहिए। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों से तीन तीन शक्तियां एक साथ हार गई। कौन कौन? देखो, कौन हारा था? बंगाल का नवाब भाग के गया था। कौन था? मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम। अवध का नवाब पहला। दूसरा, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। और तीसरा शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह है। शाह आलम, क्या हो गया? आलम, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये तीनों लोग एक साथ अंग्रेजों से हार गए, ठीक है। जब अंग्रेजों से तीनों लोग हार गए, ये मुगल बादशाह जब हार गया, मुगल बादशाह जब हार गया, तो ये हुआ कि भारत में कौन शासन करेगा। बक्सर की लड़ाई से ये क्लियर हो गया कि भारत पर शासन किसका होगा? अंग्रेजों का। वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? विभा बताओ तो। वांडीवास जानती हो? वांडीवास बताओ। वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? आपस में लड़ रही हो और ये लड़ाई नहीं जानती हो? वांडीवास लड़ाई किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूर्णतः पराजित कर दिया और ये क्लियर हो गया कि भारत में शासन किसका होगा। 1760 में हुई थी, 1760 में, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया भारत में शासन अंग्रेजों का होगा। 1700, देखो, वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए गए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर एक क्षेत्र है यहाँ, ये बिहार में है बक्सर, ठीक है। वहां ये क्लियर हो गया कि भारत में शासन अंग्रेजों का हो गया, क्योंकि तीन तीन शक्तियां एक साथ पराजित हो गई। जब ये लोग पराजित हो गए तो ये व्यक्ति बेचारा भाग गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे के सीढ़ी पर ये व्यक्ति बहुत दिन तक रहा। वहां पर मतलब भीख मांग के खाते थे, फकीर के रूप में रहने लगे, ठीक है। बाद में जब मर गए तो इनका जो झोला था, झोले में से इनकी आईडी निकाली गई, उसमें मीर कासिम लिखा था। इससे क्लियर हो गया मीर कासिम वहां भाग गया था, वहां पर जाके शरण ले लिया था। शुजा-उद-दौला बचे शाह आलम द्वितीय। शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई दो संधि, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। प्रथम इलाहाबाद की संधि, द्वितीय इलाहाबाद की संधि 4 दिन के अंदर में हुआ है। पहला हुआ था 16 अगस्त 1765 को, दूसरा हुआ था पहला हुआ था 12 अगस्त 1665 को, दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। 4 दिन का अंतर है, ठीक है। तो दोनों संधि में क्या हुआ था वो बात समझिए, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, देखो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ। 12 अगस्त 1765, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इलाहाबाद की संधि है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद कहते हैं इसको, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद कहाँ जानती हो? इलाहाबाद घर है, जौनपुर से सटा है, बॉर्डर सटा है उसका। इलाहाबाद की संधि प्रथम संधि हुई थी। प्रथम संधि में देखो क्या हुआ, मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उनको क्या किया गया, उनका जो क्षेत्र था, ध्यान समझो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब ले लिया गया उनसे। कहे कि महोदय आप बुढ़े हो चुके हैं, चलिए आप किला में बंद हो जाइए, मैं आपको 26 लाख रुपए दूंगा और साल भर खाइए पीजिए। क्या शासन प्रशासन चला रहे हैं, बात सुन रही। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देकर के उनको बंदी बना दिए, नजरबंद कर दिए और कहे कि 26 लाख रुपये लीजिए, खाइए पीजिए और हमको आजाद करिए, भारत में शासन हम करेंगे, हम नहीं अंग्रेज, ठीक है। मैं तो था ही नहीं उस समय मैं मर गया था। देखो
बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब मैंने बता दिया आपको ना। उसकी दीवानी जो है अंग्रेज अपने पास ले लिए और भू राजस्व वसूल करने के मतलब अपने पूरी क्षमता जो है जितना उसमें पैदा होता था सब कुछ अंग्रेज ले लिए। कहे कि महोदय आप जाइए, ये देखो 26 लाख रुपए है, 26 लाख रुपए अंग्रेजों ने देना स्वीकार कर लिया और किले में जाकर के बेचारे नजरबंद का मतलब ये होता है जैसे अगर मैं आपको नजर बंद कर दूं तो आपके सामने सारे अत्याचार होते रहेंगे, आप ऐसे बैठ कर देखते रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको नजरबंद कहा जाता है। बात समझ नहीं, ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहो, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे महाभारत ठीक, टुकुर टुकुर से बड़ा गाना बना है। देखो ये हो गया। अब इलाहाबाद प्रथम संधि, ये बात समझ आई तुम लोगों को? इसको नजरबंद करते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखो, इलाहाबाद की द्वितीय संधि सेकेंड संधि कब हुई? जस्ट 4 दिन के बाद 16 अगस्त। प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगी 16 अगस्त को। ये देखो 16 अगस्त 1765, ठीक है, द्वितीय संधि। इसमें क्या हुआ था? ये तो प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के बीच में हो गई, द्वितीय संधि होगी शुजा उद्दौला के बीच में, जो अवध के नवाब है। अवध कहाँ है? जौनपुर बगलिया में अवध है, ठीक। अरे क्या अमिताभ बच्चन के गाना है रंग बरसे भीगे चुनर वाले, उसमें अवध का उसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। होली खेले होली खेले पता नहीं क्या है, ठीक है, होली खेला ऐसा ही कुछ गाना है। 12 अगस्त 1765 ये प्रथम इलाहाबाद की संधि है, ठीक है, प्रथम संधि। द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। जो शुजा उद्दौला साहब हैं, जो अवध के नवाब हैं, उनसे क्या किया गया? उनको कहा गया कि भाई साहब आप 50 लाख रुपए हमको दीजिए। अंग्रेजों ने कहा दो। कहे क्यों? कहे युद्ध क्यों लड़े हो? कहे युद्ध लड़े तुम भी लड़े हो, कहे तुम हारे हो, कहे हम आप जीते हैं, कहे इसलिए तुम्हारे ऊपर युद्ध हर्जाना थोपा जाएगा, जितना युद्ध में क्षति हुई है सब भरपाई तुम करोगे, 50 लाख रुपए ये देखो, ठीक है, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात है, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर के मुगल बादशाह को दे दिए। जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, कड़ा यहीं पर है इलाहाबाद, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारा था, वही कड़ा वाला, हाँ नदिया में परवा, ठीक है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र ये अवध के नवाब के अंतर्गत था। अवध के नवाब से छीन करके किसको दे दिया गया? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय उस पर अपना राज करेंगे, मतलब वहां पर कर वगैरह वसूलेंगे, परंतु उसका फायदा अंग्रेज लेंगे। अंग्रेज जाकर के समय समय पर वसूल लेके चले जाएंगे। देखो अवध का शेष भाग का मतलब ये है कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर, उसमें क्या हुआ? शुजा उद्दौला को वापस कर दिया गया, जाइए आप अपना शासन करिए, ठीक है, आप हार के कोई बात नहीं, लेकिन नवाब को 50 लाख रुपए की खजाने के रूप में दिया गया, नहीं देने के लिए कहा गया था, ठीक है। युद्ध हजारा जो हारेगा वो न देगा। इस प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से संधि के तहत, देखो बंगाल में द्वैत शासन का, द्वैत शासन क्या होता है वो समझो। द्वैत शासन मतलब होता है, एक होता है प्रशासनिक कार्य, एक होता है राजस्व वाला कार्य। प्रशासनिक कार्य में पैसा खर्चा होता है, ठीक है, जो पैसे वाला क्षेत्र है वो दे दिए नवाब को, भाई साहब शुजा उद्दौला साहब ले लीजिए, आप शासन प्रशासन चलाइए, हमारे बस की बात नहीं है। अगर बताओ प्रशासन चलाएंगे तो वहां पर अधिकारी रखेंगे, अधिकारियों को वेतन देना पड़ेगा, वो वेतन कहाँ से आएगा? वेतन आएगा जो राजस्व वसूल करेंगे उसमें से, और राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी के पास हो गया। पैसे वाला अपने रख लिए, प्रशासन वाला उन्हें दे दिए। जैसे दो व्यक्ति है, देखो एक ये है मालिक, यहाँ हो गया द्वैत शासन का स्थापना, ये पैसे वाला क्षेत्र है जहाँ पर पैसा लगेगा, प्रशासन वाला क्षेत्र ये दे दिए किसको? ये दे दिए भारतीयों को, मतलब नवाब को, और जो पैसे वाला जो राजस्व वाला है वो ले लिया अपने पास, इसको द्वैत शासन कहते हैं। ये बेचारा कहाँ शासन प्रशासन देखेगा? पैसा ही नहीं रहेगा तो अगर अधिकारी नाराज नहीं होंगे, अधिकारी कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, इनके विरुद्ध क्या करेंगे? इनके विरुद्ध विद्रोह कर देंगे,
जब विद्रोह कर देंगे तो यही अंग्रेज कहेगा तुम प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं हो, इसलिए तुम हटो, हमको दो। समझे? ये अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। लड़ा देते थे, राजा को ही आपस में लड़ा देते थे। अरे फलाना तो कैसे करता है, मार हम भाई ठीक गए मारने के लिए, पीछे से भी गया, वो मारी मारा हो रहा है, पीछे से भी लपट गया, पहले उनको मारा बाद में इनको भी मारा, दोनों लोग को सफाया करके राज कर दिया अपने। 300 वर्षों तक शासन किया है भारत में से। ठीक है, ये द्वैत शासन समझ गए। अब देखो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें अपनाई हैं। देखो पहली बात यह है चुंगी कर में छूट। इससे क्या होगा, चुंगी कर में छूट वाले, जैसे मान लीजिए इमेजिन दैट, इसको हटाऊं, चलो इसको हटा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो मैं पूरी दुनिया को बनाता हूँ, ये पूरा वर्ल्ड है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर इंडिया है, ये एशिया वाला क्षेत्र है, यूरोप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर इंग्लैंड है। ये यहाँ से कोई वस्तु आएगी तो इंडिया में जब प्रवेश करेगी, जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं यहाँ पर टैक्स लगता है। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि हमारे माल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स फ्री होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब ये टैक्स फ्री होगा तो इनकी वस्तुएं सस्ती होंगी, जब इनकी वस्तुएं सस्ती होंगी तो ये हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा बिकेगी, हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा बिकेगी तो हम लोग जो वस्तु बनाएंगे वो पिट जाएगी, वो नहीं बिकेगा। जब हमारी वस्तु नहीं बिकेगी तो हमारी कंपनियां नहीं चलेंगी, जब हमारी कंपनियां नहीं चलेंगी तो हमारे लोग रोजगार नहीं मिलेगा, जब हमारे लोग रोजगार नहीं मिलेगा तो बताओ खाओगे क्या तुम लोग, पैसा कहां से आएगा? बात समझ नहीं, ये पॉलिसी थी इनकी, यहाँ पर चुंगी करके छूट प्राप्त होगी, समझे? सामानों के एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने की छूट, मतलब यहाँ तक आ गए, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गएंगे, वहां भी टैक्स नहीं देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की वस्तु एमपी में जाएगी, जहां से एमपी का बॉर्डर शुरू होता है वहां पर चेकिंग होगा, फिर वहां पर टैक्स लगेगा, लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ भी छूट प्राप्त कर लिया। इस तरीके से ये बात हो गई। दूसरी बात, व्यापार में मनमानी। व्यापार मनमानी, जो मन चाहे कच्चे माल खरीद करके ले गए हमारे यहाँ से, वहां पर फिनिश्ड मतलब पका पकाया बना करके माल हमारे यहाँ भेज दिए, जिसके कारण हमारे रोजगार को बहुत बड़ा धक्का लगा। बात समझ रहे? तीसरी बात यह है बंदरगाहों की किलेबंदी के लिए, जो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो किनारे किनारे जो बंदरगाह थे, इसके चारों ओर से किला बना लिए। किला बनाने का तात्पर्य ये था कि कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम इस पर क्या करेंगे, हम अंदर से उनको मार देंगे, तोप से मार देंगे, बंदूक से मार देंगे, अच्छे खासे उनके पास तकनीकी थी उससे मार देंगे। मेरी बात समझ गए? इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने हमारे यहाँ से सोना चांदी ले जा करके अपने यहाँ जमा कर लिया। अब पूरी कहानी समझो, ये है स्पेन, यहाँ है फ्रांस, इधर है पुर्तगाल, पूरे दुनिया का सोना स्पेन जाता था, स्पेन से सोना इंडिया आता था, इंडिया से सोना पहुंच गया इंग्लैंड। समझे? कुछ बात समझ आई नहीं? पूरे वर्ल्ड का सोना स्पेन में जाता था, स्पेन हमारे यहाँ से व्यापार करता था, हमारे यहाँ सोना आता था, हमारे यहाँ से सोना पहुंच गया इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ से अच्छा खासा सोना चांदी ले गए। बात समझे नहीं? इस प्रकार से यहाँ पर देखो, किलेबंदी, पट्टे पर प्राप्त स्थान तथा प्रशासन चलाने के लिए अपने साथ लाए हुए सोने चांदी और भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त कर ली। जैसे सोने सिक्का ढाले मतलब ये है कि जैसे देश हमारा है, हमारे लोग की तस्वीर उस पर होनी चाहिए ना। जैसे आज जो तस्वीर महात्मा गांधी की है ना नोट पर, वो लोग अपना तस्वीर छापना शुरू कर दिए, अपने तरीके से सिक्का ढालना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, हमारे देश की बदनामी होगी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, कहीं हिंदू धर्म क्या रखा है, हिंदू धर्म अपना इसलिए तुम लोग गरीब हो, मेरा धर्म अपना देखो मैं तुमको अमीर बनाता हूँ। क्या करेंगे जानते हो, तुमको अपने धर्म में लेके जाएंगे, तुम्हारे गले में क्रॉस लटका देंगे, फिर इसके बाद आपको पैसा देंगे। आपको फाइनली चाहिए क्या, पैसा चाहिए। जब आपको पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, आपका घर द्वार अच्छा हो गया, तो ये हुआ कि भगवान ईसा मसीह की कृपा है। जो ऐसे करेंगे क्या चाहिए आपको, यही इसीलिए लोग पूजा करते हैं ना। पूजा क्यों करते हैं, सुख शांति और वैभव। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश है, भक्त जनों के संकट पल भर में दूर करे। तो जो पल भर जो संकट हमारे ऊपर वही दूर हो जाए, तो यही सब दूर करे। इसीलिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़ा तेजी से हुआ। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम लोग दुर्गा पूजा में कभी गए ही नहीं।
रोज ही गाना बजता है संध्या के 8 बजे। यस सर। है? अब बताओ, ब्रिटिश कंपनी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए हर हथकंडा अपना लिया। हर हथकंडा अपनाने का मतलब ये है साम दाम दंड भेद कुल अपना लिए और भारतीय क्षेत्र के राजाओं को अपने अधीन कर लिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारत गुलाम हो गया और मात्र 250 या 300 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किए, मारे पीटे कूटे लूटे और संभाल के चले गए। क्या समझे? संयुक्त जब मराठा नहीं चला है। अब बाद में लड़ाई होगी बताएंगे, 1947 बताएंगे। इतनी बात समझ आई? ये बात समझ आया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। नहीं सर। चलिए ठीक है।